नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम है 28 मई को प्रस्तावित है और बाकी स्टेट पीएससी जैसे कहा जाए बीपीएससी भी 12 फरवरी को हो रहा है और यूपीपीसीएस भी जून में हो जाएगा। एक ऐसा सेगमेंट जो आपके जहन में हमेशा घूमता है, एक ऐसा विषय जो आपको बार बार परेशान करता है, एक ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को कंपाइल करें, कितने टाइम का हम उसको रेडी करें, जिसको बोलते हैं करंट अफेयर। ये सबके जहन में, सबके दिमाग में, सबके एक प्रकार से समस्याओं का एक विषय बना होगा कि भाई मुझे कितने वर्ष का करंट अफेयर रेडी करना चाहिए जिससे कि मेरा जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है वो आराम से टैकल हो जाए। वो गंभीर विषय भी है, ध्यान रखना। एग्जाम क्वालिफाई करने के कुछ पिलर्स होते हैं जिसमें एक मुख्य पिलर क्या है, करंट अफेयर होता है। आप समझिएगा, अगर आपने करंट अफेयर को इग्नोर किया तो डेफिनेटली आप ये मान के चले कि चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या नीचे स्टेट पीएससी के जितने भी एग्जाम है वो हो, मुख्य भूमिका करंट अफेयर की रहती है। करंट अफेयर का मतलब ये है कि हमारे जो एस्पिरेंट की दुनिया में या यूपीएससी की दुनिया में दो ही चीज़ों का रोल है, एक स्टैटिक पार्ट का, एक डायनेमिक पार्ट का। डायनेमिक मतलब जो हो रहा है आसपास, जो चीज़ें घटित हो रही हैं, ध्यान रखना। अब डिपेंड करता है कि वो पढ़े कैसे। कुछ लोग फैक्चुअल रट लेते हैं कि कोई योजना को हमने कैसे पढ़ लिया, लेकिन जब आप फैक्चुअल रटेंगे तो जब आप सौभाग्य से आप मेंस में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे प्रश्न को लिखने का तरीका क्या होगा, वहाँ फैक्ट बातों का कम समायोजन होता है। वहाँ आपको कंसेप्ट चाहिए, वहाँ आपको लेखन शैली के साथ साथ चीज़ों का एक आलोचनात्मक, विवरणात्मक विवेचन करना होता है। तो जरूरी होता है करंट अफेयर को रेडी करना। अगर कहा जाए तो यूपीएससी में देखा जाए तो लगभग 25 से 30 प्रश्न जो है, यहाँ से 20 से 25-30 के बीच में एवरी ईयर कहा जाए तो यहाँ करंट अफेयर से होते हैं। चाहे वो पॉलिटिकल करंट अफेयर हो, इकोनॉमिकल करंट अफेयर हो, या ज्योग्राफिकल करंट अफेयर हो, साइंस की करंट अफेयर हो, तो विषय बन जाता है कैसे करें, कितने वर्ष का पढ़ें, बड़ी समस्या का विषय बन जाता है। इन सब पर डिबेट करेंगे, लेकिन मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आ चुका हूँ कि उसे पढ़ना कैसे चाहिए। राइट, लेट्स स्टार्ट। यूपीपीसीएस में जाएंगे तो वहाँ भी काफ़ी करंट अफेयर, लगभग बीपीएससी में जाएंगे तो वहाँ भी लगभग 30 से 35 के आसपास क्या रहता है, करंट अफेयर का वेटेज रहता है। तो आज का एक टॉपिक, हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ हम कोशिश ये करेंगे आपके साथ कि पर डे 1 या 2 से 3 टॉपिक लेके आऊं और उसको पूरा एक एनालाइज करके बताऊं कि इसके कैसे कैसे क्वेश्चन टैकल हो सकते हैं। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज, सी ऑन द बोर्ड, करंट अफेयर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। देखिएगा, एक प्रोग्राम है जिसको नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से जाना गया है। अब इसके पीछे एस्पेक्ट बन जाता है कि जब मुझे करंट अफेयर पढ़ने चाहिए तो उसके एस्पेक्ट में बहुत सारी बातें होती हैं। एक बातें होती है कि फैक्ट वाली बातें याद कर लें, लाइट कब स्टार्ट किया गया, किसने स्टार्ट किया, क्या इसमें क्या चीज़ें होंगी, पैसे का बंटवारा कैसे होगा, इसको किस किस को टारगेट किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है, कब तक का इसका गोल है। ये मुख्य बातें यहाँ से निकल के जाती हैं, जिसमें आप इस टॉपिक में, इस पॉइंट में, इस कार्यक्रम में पॉलिटिकल बातों को भी इन्वॉल्व करेंगे, इकोनॉमिकल बातों को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, और बाकी जो यहाँ सामाजिक बातें हैं, सोशल बातें हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर लेंगे। इस साक्षरता कार्यक्रम की नीड कब पड़ी, पहले समझो, पहले लॉजिकल, इसके पहले पीछे फिल्म बनाओ। भाई हर आदमी साक्षर हो, साक्षरता हो, उसकी नीड कब पड़ी, क्योंकि इंडिया में साक्षरता नहीं है, ऐसा मान सकते हैं, है, लेकिन जिस स्तर पे चाहिए वो स्तर पे नहीं है। अब साक्षरता के कई प्रकार हो सकते हैं। एक साक्षर वो जो बच्चा पढ़ रहा है, एलकेजी यूकेजी जो पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, एजुकेशन, क्या उस साक्षरता के होने से वो दिमाग का विकास कर पाया, उस चीजों को वो सिर्फ जान पाया है। तो जो हमारे पास जो 15 साल से अधिक की जनसंख्या है, वो लोग अवेयर नहीं है, वो साक्षर नहीं है, वो चीजों को जानते नहीं है। तो उनको साक्षर बनाने के लिए, एक नया भारत का निर्माण करने के लिए हमने क्या किया, कार्यक्रम लेके आगे। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है, जब तक पीछे से पुश नहीं करो तब तक वो चलते ही नहीं, ध्यान रखना। तो यहां से पुश करने के लिए इंडिया के जनसंख्या को एक नव भारत, एक नया भारत निर्माण के लिए कार्यक्रम लेके आगे। अब इसके क्या क्या एस्पेक्ट बन सकते हैं, 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे, फिर मजा आ जाएगा आपको, फिर उसके एमसीक्यूज करेंगे, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। राइट, फर्स्ट इज नव भारत जो कार्यक्रम है, इसको तुम कहाँ इंटरलिंक करोगे, पहले ये भी जान लीजिएगा, ध्यान रखना। जो प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से अगर हम लोग देखें तो यहाँ राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं में आप इसको सामाजिक क्षेत्रों के साथ में हम लोग पहल जो मुद्दे आएंगे, जो प्रोग्राम आएंगे, ध्यान रखना, वो हम इसको रट सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ मेंस के एस्पेक्ट में जाएंगे तो आप देख पा रहे हो युवाओं के शिक्षित करने की आवश्यकता और देश के विकास में उनकी भूमिका, सरकारी नीतियों और स्टेप डायरेक्टली यूनिट लिखा हुआ है। ये टॉपिक डायरेक्टली यहाँ जाके हिट हो जाएगा, ध्यान रखना। जब तक आप सोचिएगा इस टॉपिक को इंटरलिंक नहीं करेंगे प्री मेंस के साथ, तब तक उस तैयारी का ढांचा उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। नहीं, रटते रहो, चलते रहो, पढ़ते रहो। बड़ी रंगीन किताबें मार्केट में मिल जाती हैं, बड़े रंगीन टीचर मिल जाते हैं, बड़े रंगीन संस्थान मिल जाते हैं, बड़े रंगीन, ध्यान रखना, मार्केट में भूचाल है, ध्यान रखना। उससे उस दुनिया से हटके, क्योंकि भीड़ का हिस्सा, भीड़ वर्ड जो है भीड़ से आया, और भीड़ कभी, ध्यान रखना, अकेली नहीं चलती है, मिलके चलती है। उस भीड़ से अलग हटके चलिए, ध्यान रखना। उस भीड़ में अगर शेर का बच्चा भी आ जाएगा तब भी वो भीड़ ही कहलाएगा, इसलिए उससे बच के चलना है तुमको।
चले तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, चर्चा में क्यों बना हुआ है। हाल ही में देखा होगा आप लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा 2022-23 के अंतर्गत, ध्यान रखना 2022 से 27 तक 5 वर्षों के, देखो डेडलाइन देखना कि एक वर्ड में छिपा है, 5 वर्षों के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। इस कार्यक्रम को ध्यान रखना NILP के नाम से ध्यान रखना नोट किया है, नव भारत ध्यान रखना न्यू इंडिया लिटरेचर प्रोग्राम के रूप में जानते हैं, घोषणा की गई है। इसके पीछे विषय क्या है, इसके पीछे विषय है ध्यान रखना प्रौढ़ शिक्षा। ध्यान रखना जो प्रौढ़ शिक्षा होती है, जो 15 वर्ष से अधिक की होती है, ध्यान रखना उसको प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं। इस वर्ड को समझिएगा, इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, सभी के लिए शिक्षा, एक वर्ड है ध्यान रखना। आप सोचो कोई व्यक्ति, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उससे पूछा जाए, हमेशा उम्र कम बताता है, कितना है भैया 50, नहीं भैया अभी तो 40-45 साल हुई है। ऐसा क्यों, क्योंकि छुपाता है। तो हमने क्या करा, ऐसे वर्ड को ही हटा दिया जिससे लोग समस्या पैदा करते हैं, भैया अच्छा 40 साल का हो गया, पढ़ोगे क्या। तो उसने एक इथिकल वैल्यू, उसकी मानसिक वैल्यू क्या हो गया, ध्यान रखना दिमाग में जाती है कि अरे यार समाज हमें कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो समाज को ही पहले उसने हटा दिया, उसने वर्ड डाल दिया कि सभी के लिए शिक्षा होगी। हम तो यहाँ टैगलाइन को ध्यान रखिएगा, कब से स्टार्ट किया गया, पहला पॉइंट, कब तक के लिए चलेगा, 2022-27 के लिए क्या प्रोग्राम है, NILP प्रोग्राम है। प्रौढ़ शिक्षा का नाम चेंज क्या कर दिया गया है, सभी के लिए शिक्षा कर दिया गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना, इसमें अब छोटा बड़ा कुछ नहीं है, चाहे वो 20 साल का चाहे वो 40 साल का है। उसके बाद चलते हैं यहाँ से हम लोग बात करेंगे इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है, उस पर अगर विशेष चर्चा कर लेंगे, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में आप लोग जान जाएंगे। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक नई योजना है, ठीक है, यहाँ से इसका नाम करके हम लोगों ने शिक्षा कर दिया गया, जिसमें 15 वर्ष से आयु से अधिक के सभी लोग शिक्षा प्रदान करेंगे। तो देखो इसका टैगलाइन क्या है, इसका उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका जो एरिया है किनको घेरेगा, 15 वर्ष से अधिक के व्यक्ति जो अभी शिक्षित नहीं हो पाए हैं, ध्यान रखना। अगला पॉइंट, अब डाटा क्यों किया, इसके पीछे समझने का प्रयास करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के जो गैर साक्षर लोग थे, उनकी कुल संख्या कितना है, 25.76 करोड़। ध्यान रखना, अब भाई सोचिए, इतने करोड़ में तो लोग देश बचाते हैं, और हमारे देश में ऐसे लोग अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं, अशिक्षित लोग बैठे हुए हैं, अवैध लोग बैठे हुए हैं, जिन अज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, इतना तो देश हमारे बैठे। अब ये जब लोग बैठे हुए हैं, देखिए जिसमें पुरुष क्या है 9 करोड़ और महिलाएं 16 करोड़। देखो यहाँ महिलाओं की संख्या क्या ज्यादा है, आप देख पा रहे होगे। तो यानी उससे क्या, जब लोग अवेयर नहीं होंगे तो अपने अधिकारों के प्रति सहज नहीं होंगे, अपने कार्य के प्रति सहज नहीं होंगे, या उनकी जो नीति निर्माण में सहायता होगी या गवर्नमेंट चुनने की प्रक्रिया होगी, वो ये नहीं जान पाएंगे कि हाँ भैया रामपाल ने वोट डाली है सरकार को, हम भी वहीं डालेंगे क्योंकि ये कह रहा था हमसे यार। तो यहाँ जो मतदान करते हैं लोग क्यों करते हैं, एक दूसरे को देख के करते हैं। लेकिन जब अवेयर होंगे, शिक्षित होंगे, तो सही गलत का पता लगा पाएंगे कि सही क्या गलत क्या है, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड हो, चाहे वो हेल्थ का फील्ड हो। आज के समय में तुम देखोगे हेल्थ क्यों खराब हो रही है, लोग जागरूक नहीं है, लोग अवेयर नहीं है। अपने जुकाम क्यों होता है, उनको पता है कि सर्दी लगी, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, सर्दी लगी क्यों, ध्यान रखना, ये भी पता है, लेकिन जो अंतिम क्रियाएं होती हैं स्वास्थ्य की, उनको पता ही नहीं है। डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दे दी, भैया सुबह खाना है 8 बजे, तो 8 बजे ही खाएगा, 8:45 बजे नहीं खाएगा, 8:15 बजे नहीं खाएगा, क्योंकि उसको अवेयर नहीं है, उसको ये नहीं पता क्या काम करती है। ध्यान रखना, किस वजह से काम करती है। रात को थोड़ा कुछ दर्द हो जाए, रात में 2 बजे, तो तुरंत क्या करते हैं, ले भैया निकल लो डॉक्टर के पास, डॉक्टर आसपास नहीं है तो फिर मर जाता है। ध्यान रखना, दिमाग में इथिकल वैल्यू हमारे देश में हो रखी है, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया। नंबर 2, इस कार्यक्रम का लक्ष्य मूलभूत साक्षरता एवं संख्या घटाकर के तहत जो है 5 वर्षों के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थियों के लिए कवर करना, यानी 5 करोड़ शिक्षार्थियों में, इसमें से 5 करोड़ को हमें शिक्षित करना है। प्रत्येक 1 वर्ष में 1 करोड़ करना ही पड़ेगा लक्ष्य, यानी इसका टास्क बना गया है कि 5 साल में 5 करोड़ लोगों को। अब क्या करेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम चलाएंगे, छोटे छोटे पाठशाले खोलेंगे। ध्यान रखना, गांव के लोग क्या होंगे, शिक्षित होंगे। अब शिक्षित का मतलब ये नहीं कि उनको पढ़ाएंगे ABCD यानी उनको अवेयर करेंगे समाज के प्रति, समुदाय के प्रति, जाति के प्रति, या देश के प्रति, या नीति निर्माण के प्रति, इस तरह से अवेयर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि लिखो भैया A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, दैट इज नॉट इनफ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 3 पॉइंट क्या लिखा है, 22 से 27 के लिए मूलभूत साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान लक्ष्य ऑनलाइन अध्यापन से। अब देखो पॉइंट क्या निकल के आएगा, ऑनलाइन अध्यापन से, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, ऑनलाइन अध्यापन से क्या किया जाएगा, शिक्षण भी किया जाएगा और मूल्यांकन भी किया जाएगा। और बात बोल रहा है कि 5 वर्षों तक वर्ष में 1 करोड़ जनसंख्या का करना है, इसमें शामिल करना इसका उद्देश्य है। तो शिक्षा कैसी होगी, ऑनलाइन होगी। कितना लक्ष्य है, कैसे लक्ष्य है, किसका लक्ष्य है, ये दिमाग में आपके पूरी फिल्म ये 3-4 पॉइंटों से बन पा रही होगी। प्रीलिम्स में आएंगे तो पॉइंट लिख पाएंगे, उसमें आएंगे लिख पाएंगे। अब बात बनती है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसको भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान की नॉलेज करानी है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, देखो लिखा है ना जीवन कौशल। इंडिया का व्यक्ति, ध्यान रखना, यहां से कह सकते हैं 20-25 साल का हो गया है, उसको यही नहीं पता यहाँ पे कि वित्तीय साक्षरता, पैसा कैसे कमाया जाता है। दर दर की ठोकरें खा रहा है कि भाई किस तरीके से 10,000 की नौकरी मिल जाए मुझे कि डंडा लेके खड़ा हो जाऊं, ठीक है भैया मैं जीवन यापन कर पाऊंगा। देश इससे विकास थोड़ी करता है।
देश इससे थोड़ी चलता है, जब तक हर आदमी के दिमाग में इनोवेशन आइडिया नहीं होंगे, जब तक हर किसी दिमाग के बीच में टेक्नोलॉजी का यूज करना नहीं आएगा, हर व्यक्ति के लिए ध्यान रखना, कहीं लोग अवेयर नहीं होंगे अपने अधिकारों के प्रति, तो क्या देश विकास कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हर किसी व्यक्ति को इकोनॉमिकल एजुकेशन दी जाए कि पैसा कैसे कमाया जाता है। और एक घर बढ़ेगा तो एक राष्ट्र बढ़ता है, एक राज्य बढ़ता है, और एक घर नहीं बढ़ता ध्यान रखना कभी राष्ट्र नहीं बढ़ता। तो राष्ट्र का निर्माण करने के लिए घर का बढ़ाना बहुत जरूरी है। और घर कब जब बढ़ेगा? जब हर आदमी के पास एजुकेशन होगी। कौन सी एजुकेशन? करने के लिए इकोनॉमिकल एजुकेशन, कि व्यापार कैसे किया जाए, किस तरीके से हम संचार किया जाए, किस तरीके से एग्रीकल्चर बेहतर किस तरीके से की जाए, ये सारी सुविधाएं यहाँ मिल पाएंगी। देखो जैसे एग्जाम्पल बोला, डिजिटल साक्षरता, लोग अभी भी ध्यान रखना मोबाइल से अपना ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। मोबाइल से पैसे गांव में जाकर देखेंगे, वही रोज बैंकों की डरगिट होकर खाते हैं, उनकी पासबुक प्रिंट नहीं हो पा रही है, उनको पैसा निकालना नहीं आता है, अंगूठा लगा दिया काम खत्म कर दिया। तो ये जागरूक करने का तरीका है ध्यान रखना इंडिया का, जिससे कि लोग अवेयर हों और अपने काम को स्वतः करने के साथ साथ पार्टिसिपेट करें भारत के निर्माण में। और देखो तुम देख रहे हो ना, को स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करनी है, सारे पॉइंट यही लिखे जो मैंने बता चुका हूँ। नंबर 2 क्या है? व्यवसायिक कौशल को, यानी कह सकते हैं कि स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से इसका एक मुख्य उद्देश्य है ध्यान रखना। आप सोचो इंडिया में लगभग कहा जाए, एग्जाम्पल समझना, 100% में से 52% मेल है, 48% क्या है? फीमेल है। अब यहाँ जो वुमेन है इसका तुम सर्वे कर लीजिएगा, इट मीन्स मतलब कह सकते हैं कि 80 से 90% के आसपास जो वुमेन है सिर्फ यही काम करती हैं, सुबह रोटी बनाएंगे, शाम को रोटी बनाएंगे, उसके बाद खा ली। क्या राष्ट्र निर्माण में वो वर्क होता है? नहीं होता है। क्यों? राष्ट्र निर्माण में वर्क वो होता है जो इनोवेशन साइड लेके आता है। रोटी बनाने का काम अगर राष्ट्र निर्माण में होता फिर तो हर आदमी रोटी बनाने स्टार्ट कर लेगा भाई, है ना? तो यहाँ पार्टिसिपेट करना है इनको कि व्यवसायिक कौशल कैसे दिया जाए जिससे कि वो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ उनकी निकल के आ जाए। एक ये भी वजह है कि यहाँ महिलाएं पार्टिसिपेट कम है व्यापार में। बुनियादी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, इन सबको ध्यान रखना, साक्षरता से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये मूलभूत जो बातें हैं अगर आप इनको समझेंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। अब इस साक्षरता के पीछे जिम्मेदार कौन है ध्यान रखना, क्या कारक है? साक्षरता कम होने की वजह क्या है? पहला पॉइंट, माता पिता संरक्षण के निरक्षरता, यानी माता पिता कम पढ़े लिखे तो उनकी मानसिकता बन चुकी कि भैया मेरे बेटा पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ेगा तो 10 तक पढ़ ले, ठीक है, उसके बाद कुछ नौकरी कर लेना। यानी हमने मानसिकता बना ली है कि हमारा बच्चा, हम नहीं पढ़ पाए तो हमारा बच्चा भी नहीं पढ़ पाए, गुण है। या एक ये मानसिकता भी निकल के आ रही है ध्यान रखना कि यहां से हमारे पास तो इतनी संपत्ति है कि बेटा कर लेगा, खा लेगा यार। ये जो मानसिकता है ना, ये कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बर्बाद करने में तुली हुई बैठी हुई है। नंबर 2, सस्ती शिक्षा सुविधाओं की कमी है, जो हमारे इकोनॉमिकल देखा जाए एजुकेशन बहुत क्या होता है, कॉस्टली होती चली जा रही है। आप तुम देखो एमबीबीएस कोर्स कर लीजिए 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख में, अब वो डॉक्टर बनेगा या वो पैसे देके घर वाला कर पाएगा? तो एक गरीब व्यक्ति का बच्चा डॉक्टर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये भी क्या एक वजह है ध्यान रखना, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है। शिक्षा को लेकर जागरूकता की, तुमने देखा होगा हर घर में क्या है ध्यान रखना, पूजा मंदिर है, हर घर में भैंसों को बांधने का स्थान है, हर घर में रोटी सेकने का स्थान है, हर घर में लेटने का स्थान है, हर घर में ध्यान रखना चप्पल रखने तक का स्थान होता है, लेकिन हर घर में एक ध्यान रखना पढ़ने का स्थान नहीं होता है। तो यहां भी आप कह सकते हैं कि शिक्षा को लेकर लोगों में क्या है, जागरूकता की कमी है। देश में लगातार बढ़ रहे बेरोजगार की वृद्धि। देखिए देश में दिक्कत क्या, देश में दिक्कत यह है कि जो लोग पढ़ चुके हैं, इंडिया में कहा जाता है कि लगभग 15 मिलियन लोग जो है ध्यान रखना प्रत्येक वर्ष इकोनॉमिकल में नौकरी पाने के लिए आते हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ 1 से 2 मिलियन लोगों को नौकरी पे लगा पाती है। बाकी जो है कहां चलेगी? बेरोजगारी का थप्पा उनके ऊपर लग गया, भैया तो बेरोजगार है, इसके पास पैसा नहीं है, कैसे कमाए? तो यदि एजुकेशन उसको ऐसी दी जाएगी जिससे कि जब वो निकले यहाँ से 12th यूजी पीजी करने के बाद, तो वहाँ मार्केट में उसकी नीड हो। तो उसके 2 रास्ते हैं, तो मार्केट को ऐसी बनाओ या एजुकेशन ऐसी बनाओ। एजुकेशन बेस्ट बनाओगे तो क्या होगा, लोग वहीं जाएंगे। आज के समय में बच्चा पॉलिटेक्निक करता है, जो वहाँ नीड है वो पढ़ाया नहीं जाता, जो पढ़ाया जाता है उसकी नीड नहीं है। आ रहा है ना दिमाग में? तो जरूरत है इन सब चीज़ों के लिए। अगला, कम आय वाले गरीब माता पिता पर महंगी शिक्षा का बोझ पड़ जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना। आप जानते होंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आज के समय में, हर आदमी चाह रहा बच्चा गरीब, आदमी गरीब है लेकिन चाह रहा है कि मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़ ले, कि भैया मॉन्टेसरी में पढ़ ले, वहाँ पे फीस अच्छी, वहाँ पे ड्रेस अच्छी, सब कुछ अच्छा, लेकिन माहौल अच्छा। लेकिन ऐसा काम सरकारी स्कूल क्यों नहीं हो सकता? क्या वजह है इसमें नहीं हो सकता? आप बताएं कमेंट करके। क्लियर? तो यहां से बजट में क्या कहा गया, 5 वर्षों के लिए ध्यान रखना, इसके लिए बजट में जो है 1037 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा है। यानी देखो एग्जांपल समझिएगा, केंद्र का 60%, राज्य का 40% है, ध्यान रखना, ये कभी पूछ लेता है। बाकी जो राज्य हैं यहाँ पे, हिमालय राज्य से, हिमाचल प्रदेश है, पूर्वी राज्य हैं, उनके लिए 90% केंद्र देगी, 10% कौन देगी, राज्य देगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि बजट का यहाँ पे क्रियान्वित किया है 2022-23 के बजट में, तो बहुत अच्छा ये ध्यान रखना कार्यक्रम है। अब फ्यूचर प्लान क्या ध्यान रखना है, फ्यूचर प्लान के बारे में समझिएगा, इसका एक निष्कर्ष निकल सकता है
कि दुनिया भर में शिक्षा प्रणाली के तहत बच्चों और कामकाजी वयस्कों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि वे पढ़ना लिखना सीख सकें। राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाओं में बच्चे विद्यालय शिक्षा और वयस्कों के लिए साक्षरता प्रशिक्षण समानता रूप से शामिल होना चाहिए। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि यदि उसको शिक्षा मिल जाएगी तो रोजगार के अवसर पैदा करने में स्वतः ही वो परिपूर्ण हो जाएगा, और फिर उसके बाद ददर की ठोकर ना खा के ध्यान रखना, वो रोजगार प्राप्ति के लिए नए नए प्रवृत्ति में कन्वर्ट करेगा। तो यानी जब आप एक टॉपिक को इस तरीके से पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो नव भारत के लिए अगर तुमसे कभी कोई पूछ रहा है कि नव भारत क्या है, उसको बताता हूं। आज क्या पूछेगा बताना, उद्देश्य पूछेगा बताऊं, इसकी थीम पूछेगा बताऊं, बैकग्राउंड पूछेगा तो बताऊं, सब तुम नू ना कर दोगे, ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट। कैसा लगा टॉपिक कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपकी जो ये निकलने वाली मेरे मन की तरंगें हैं आपके मन में कहना कि ज्वाला की तरफ फैल रही होंगी, तो इसलिए इसको लगातार प्रचलित रखिएगा, और यहाँ से निकलने वाली चिंगारी ध्यान रखना वो आपको लक्ष्य तक लेके जाएगी, वही आपका लवासना होगा, वही आपकी उपाम होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।